सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड विद इनफिलन। और पिछले लेक्चर में हम लूप्स वगैरह के बारे में बात कर चुके थे। इस लेक्चर में हम बात कर रहे हैं यार एरेज वगैरह के बारे में। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करेंगे और बाकी स्ट्रिंग्स वगैरह ये सब पढ़ेंगे। तो इस लेक्चर में सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं वो आपका है एरेज। ठीक है, अब एरेज क्या होता है उसको समझने के लिए आपको एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिया गया है। वो ये है कि यार स्टोर 5 डिफरेंट नेम्स। बस इतना सिंपल सा है, 5 आपको नाम स्टोर करवाने हैं। तो यार आप इस सॉल्यूशन के साथ आ सकते हैं कि यार 5 अलग अलग वेरिएबल्स बना दो स्ट्रिंग टाइप के और उसमें अलग अलग आप नाम स्टोर करवा दो। तो ये सबसे बेसिक सॉल्यूशंस होता है। 5 नाम स्टोर करवाने हैं, 5 लाइन का कोड लिखो और हो गया। लेकिन कल को अगर 100 नाम स्टोर करवाने होंगे तो आप क्या करेंगे? 100 लाइन का कोड लिखेंगे सिर्फ वेरिएबल्स बनाने में। ठीक है, तो ये बेसिकली इट्स अ बैड आइडिया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है यार एरे का। तो अब एरे क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या हुआ, हमने 5 बॉक्सेस बनाए हैं, वेरिएबल्स बनाए हैं। तो यहाँ पर कल को अगर 100 बनाने होंगे तो क्या करूँगा? तो बेसिकली बात ये आती है कि यार मैं एक बड़ा सा बॉक्स बनाता हूँ। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर इन सब का नाम अलग अलग था। ठीक है, एक का नेम 1, नेम 2, नेम 3 ऐसा करके। अब मैं क्या कर रहा हूँ यार, सिर्फ एक बॉक्स बनाया, उसको मैंने सिर्फ नेम, ऐसा बस नेम यही नाम दे दिया। और उसके अंदर यार 100 बॉक्सेस अपने आप बन गए, मुझे बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कितने 100 बॉक्सेस से अपने आप बन गए। मैंने सिर्फ ये बड़ा वाला बॉक्स बनाया है, बाहर वाला बॉक्स मैंने बनाया है, अंदर के 100 बॉक्सेस अपने आप बन गए हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम एरे बोलते हैं। तो बेसिकली मैंने एक एरे बना दिया है इतने अलग अलग वेरिएबल्स का। अब ये सारे वेरिएबल्स यार एक ही डेटा टाइप के होते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ये पूरा का पूरा एरे आपका स्ट्रिंग डेटा टाइप का है, मतलब कि सारे जितने अंदर बॉक्सेस अपने आप बने हैं ना, वो सारे स्ट्रिंग डेटा टाइप्स के हैं। तो आप 100 नाम स्टोर करवा सकते हैं सिर्फ एक वेरिएबल का नाम बना करके, सिर्फ एक वेरिएबल बना करके। अब इसको एक्सेस कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो एक्सेस करने के लिए सिर्फ इसी नाम का मैं यूज़ करूँगा, मैं लिखूंगा नेम। ठीक है, फिर मेरे को एक और चीज़ लिखनी पड़ेगी उसके आगे अलग अलग को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, तो ये इसका बेसिक फंडा होता है। तो पहले देख लेते हैं इसकी डेफिनेशंस वगैरह। तो जैसा कि मैंने आपको जस्ट बताया कि इट्स अ कलेक्शन ऑफ सिमिलर डेटा टाइप्स। ठीक है, सिमिलर टाइप ऑफ डेटा, हमेशा ध्यान रखना। इंट स्टोर करवा रहे हैं तो सारे इंटीजर होंगे, स्ट्रिंग स्टोर करवा रहे हैं सारे स्ट्रिंग होंगी। अब ये तरीका होता है एरे बनाने का। पहले हम क्या कर रहे थे यार, स्ट्रिंग, और उसके बाद हम लिखते थे नेम 1, ऐसा करके कर रहे थे हम अलग अलग नेम के लिए। तो यहाँ पर सेम तरीका है, सिर्फ ये बॉक्स हमें एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो स्ट्रिंग के बाद ये बॉक्स लगा देंगे, उसके बाद सेम ये जो है ना, ये वेरिएबल का नाम है, जैसे हम यहाँ पर नेम 1 लिख रहे थे। तो स्ट्रिंग एरे इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग डेटा टाइप। और ये जो है ना यार 100, ये हमारा साइज है। ठीक है, तो सिर्फ इस लाइन की मदद से हमारा एक बड़ा सा बॉक्स बनेगा, उसके अंदर कितने 100 छोटे छोटे बॉक्सेस अपने आप बन जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब होता है एरे। तो ये हमने पूरा अपना स्ट्रिंग एरे बना लिया है। तो यहाँ पर वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखा है कि इफ यू वांट टू स्टोर नेम्स ऑफ 100 पीपल, तो हम एक एरे बना सकते हैं स्ट्रिंग टाइप का जो कि 100 नेम स्टोर करवा सकता है। ठीक है, इतना ईजी होता है एरे बनाना। अब बेसिकली एरे में यार दो चीज़ें होती है, एक डिक्लेयर होता है, एक एलोकेट होता है। ठीक है, या तो हम एरे डिक्लेयर करेंगे या उसको मेमोरी एलोकेट करेंगे। अब बेसिकली डिक्लेरेशन में क्या होता है यार कि हम बड़ा बॉक्स बना रहे हैं। ठीक है, डिक्लेरेशन में हम बड़ा बॉक्स बना रहे हैं, लेकिन उसको नहीं बता रहे हैं यार कि आपको अंदर कितने बॉक्सेस बनाने हैं बेसिकली, है ना। तो डिक्लेरेशन ऐसे होता है, हम लिखते हैं यहाँ पर सबसे पहले डेटा टाइप का नाम लिख देंगे, उसके बाद ये बॉक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हमने करा था, जैसे स्ट्रिंग लिख रहे थे, उसके बाद हम बॉक्स लगा रहे थे। ठीक है, और फिर हम लिख रहे थे यार जो भी हम वेरिएबल का नाम लिख रहे हैं, इसको हम आइडेंटिफायर बोल सकते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल का नाम है, किसी भी नाम को हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिएबल का नाम लिख देंगे। ये हो गया हमारा डिक्लेरेशन। सिर्फ इतना करते हैं तो आपका डिक्लेरेशन है। लेकिन जस्ट हमने पिछले एग्जाम्पल में देखा था, तो उसने क्या करा था यार, उसने हमको एलोकेशन भी करा था। एलोकेशन मतलब क्या होता है कि हम उसको साइज बता रहे हैं कि यार आपको अंदर कितने बॉक्सेस बनाने हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद हम लिखते हैं ऐसा ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं, फिर हम लिखते हैं एरे का नाम जो हमारा नेम था। ठीक है, इज इक्वल्स टू, फिर हम लिखते हैं न्यू, फिर लिखेंगे स्ट्रिंग। अब बेसिकली यहाँ पर हम जैसे मान लीजिए 10 देते हैं, तो ये हमारा हो गया साइज। साइज हमने दे दिए तो 10 हमारे बॉक्सेस ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। अब यार इसमें तो हमने एरे बना दिया, लेकिन उनकी वैल्यूज़ क्या होंगी ये हमें नहीं पता है। ठीक है, ये हम कोड करेंगे तभी हमें पता चलेगी कि यार वैल्यूज़ क्या होंगी उन बॉक्सेस की, क्योंकि हमने कोई वैल्यू अभी तक नहीं दी है। अब एक तरीका होता है इनिशियलाइज करने का, इसको इस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं बनाते टाइम। ठीक है, हमें न्यू वगैरह नहीं लिखना है यहाँ पर, न्यू वगैरह से भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें 2 स्टेप का प्रोसेस रहता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो आप अगर यहाँ पर इंटीजर एरे बनाते हैं ऐसा बॉक्स बना के, और एज लिख रहे हैं, और इज इक्वल्स टू करके यार अंदर आप वैल्यूज लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पर 5 4 1 2 3 लिखा हुआ है। तो बेसिकली यार इसका जो साइज है वो कितना है, इसका साइज हमारा 5, वो 5 साइज अपने आप इसमें सेट हो गया। ठीक है, क्योंकि हमने साथ में ही इसको इनिशियलाइज कर दिया है। तो ये जो 5 साइज है वो उसमें अपने आप समझ आ जाएगा उसको कि ठीक है आपका एरे का साइज 5 है।
उसी तरह से यहाँ पर इस तरीके से भी आप डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या करा है, पहले उसे बताया कि ठीक है साइज जो है वो 5 है। उसके बाद एक एक को यहाँ पर अब ये देखिए, ये हमारा आ गया है कि कैसे एरे को एक्सेस करना है। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ कि एरे दिखता कैसा है। तो इस तरह से मैंने अपना एरे बनाया था int age इज इक्वल्स टू 54123, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से हमारा डब्बा जो है वो बन जाता है। ऐसा डब्बा बन गया है बड़ा सा, उसके अंदर छोटे छोटे पार्टीशंस है। कितने पार्टीशंस है, जो इसकी साइज है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 पार्टीशंस है। अब ये सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब अगर मैं लिखता हूँ यार किसी भी वैल्यू को एक्सेस करने के लिए, तो मुझे ऐसा लिखना पड़ता है एज, फिर ब्रैकेट में मुझे देना पड़ता है इंडेक्स, ठीक है। ये जो है इसको हम बोलते हैं इंडेक्स। तो एरे की इंडेक्सिंग किस तरह से होती है ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए अगर मैं लिखता हूँ एज ऑफ 2, ठीक है, तो मतलब मुझे एज में से दूसरा वाला दे दीजिए, ठीक है। तो आप क्या सोचेंगे, पहला ये है दूसरा ये है, तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, लेकिन ये गलत है। इंडेक्सिंग इस तरह से नहीं होती है। तो एरे की इंडेक्सिंग के लिए आपको बस इतना याद रखना है कि आपको शुरुआत करनी है यार 0 से, 0 1 2 और ये 3 और ये 4, ठीक है। तो अगर मैं एरे ऑफ 2 लिखता हूँ तो मुझे ये वाली वैल्यू मतलब कि 1 मिलेगा। तो इस तरह से इंडेक्सिंग होती है। जैसे कि अगर हम लिखते हैं एज ऑफ 0, ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे देगा यार 5, ठीक है। तो ये हमारी इंडेक्सिंग हो गई। अब यहाँ पर देखिए लास्ट इंडेक्स कौन सा है, लास्ट इंडेक्स हमारा 4 है, ठीक है, लेकिन यार साइज तो हमारी 5 है। तो बेसिकली ये हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि जो साइज होती है आपकी, साइज -1 जो होता है वो आपका लास्ट इंडेक्स होता है। ये हमेशा ध्यान रखिए। जैसे एरे की साइज 100 है, तो यार लास्ट इंडेक्स आपका 99 होगा, ठीक है, क्योंकि वो 0 से चालू हुआ है, इसलिए एक कम होगा जो आपका लास्ट इंडेक्स होगा, ठीक है। तो इस तरह से एरे आपका दिखता है। तो अगर हम फिर से उस चीज़ को देखें जो अभी हम देख रहे थे, तो यहाँ पर आप देखिए यार 5 हमने यहाँ पर बना दिया है। तो यहाँ पर एज ऑफ 0 आप इनिशियलाइज कर रहे हैं, मतलब कि यार जो आपका डब्बा बना है इतना बड़ा, इस वाली लाइन से जो बन चुका है उसमें 5 आपके पार्टीशंस बन चुके हैं, ठीक है। अब एज ऑफ 0 आपने 12 करिए तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। एज ऑफ 1 आपने 4 करिए तो यहाँ पर 4 आ जाएगा। लेकिन ये जो बाकी की चीज़ें छूटी हुई है ना, इसको हम बोलते हैं यार जो आपका शुरुआती होता है, इनिशियल वैल्यू होता है, वो आपका हमेशा 0 होता है। तो ये 0 0 ही रहेंगे और बाकी के दो आपने 12 और 4 कर दिए हैं, ठीक है। अब हमने जो लूप्स पढ़े थे, ठीक है, फॉर लूप और वाइल लूप, ये बहुत बढ़िया एक हथियार की तरह काम करते हैं एरे को ट्रैवर्स करने में, मतलब कि एरे की वैल्यूज को देखने के लिए या फैच करने के लिए। अब किस तरह से काम करेंगे, क्योंकि यार यहाँ पर एज ऑफ 0 है, ठीक है, फिर एज ऑफ 1 है, ठीक है। तो अब ये बार बार तो नहीं लिखेंगे ना, ये सारी चीज़ें हम लूप के थ्रू करते हैं। वो सारी चीज़ें हम अभी कोड करेंगे तो बिल्कुल आपको बढ़िया तरीके से समझ आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर इनिशियलाइज करा है एरे को, तो बढ़िया यहाँ पर पूरा आपको समझ आ रहा होगा डायग्राम। तो क्या हुआ यहाँ पर, सबसे पहले देखिए 5 4 1 2 3 आपका पूरा एरे बन चुका है। ये जो एज नाम का आपका एरे बना था, ठीक है, उसकी साइज 5 थी, आपका लास्ट इंडेक्स 4 है, बिल्कुल सीधी सी बात है। अब यहाँ पर इस तरह से 5 4 1 2 3 हो चुका है, स्टोर हो चुका है। एक्सेस करने के लिए आपको कुछ नहीं, एरे और इंडेक्स, इसको बोलते हैं यार इंडेक्स, ये जो नंबर है इसको बोलते हैं इंडेक्स। तो 0 1 2 कुछ भी आप दीजिए, वो एक्सेस हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखिए आपने नेम नाम का एरे बना दिया है। अब राजू बंटी महेश 3 चीज़ें आपने स्टोर करवा दी है, तो इसी को यार एक बॉक्स बना लो, ठीक है, और बीच में पार्टीशन कर दो। तो ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ नेम ऑफ 0 इज इक्वल टू पंकज, मतलब कि यार इस वाली वैल्यू को रेफर कर रहा हूँ मैं, नेम ऑफ 0, तो यार राजू की जगह अब हो जाएगा पंकज, ठीक है। ये वैल्यूज ऐसे चेंज हो जाती है, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ यार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट नेम ऑफ 0, तो मुझे इसकी वैल्यू मिलेगी पंकज, क्योंकि यहाँ पर अब राजू की जगह हो चुका है पंकज, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ नेम डॉट लेंथ, अब नेम क्या है मेरा, ठीक है, नेम तो मेरा पूरा का पूरा एरे है, तो उसकी लेंथ बताएगा डॉट लेंथ, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखना है, लेंथ के बाद हमने यहाँ पर ऐसे नहीं लगाना है, ठीक है, वो हम स्ट्रिंग में करते हैं, यहाँ पर आपको डायरेक्ट लेंथ लिखना है। तो नेम डॉट लेंथ लिखने से आपको क्या होगा, 0 1 2, ठीक है, हमेशा लेंथ कितनी 3 मिलेगी, क्यों, क्योंकि ये 1 2 3 ऐसे लेंथ काउंट करता है। तो बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि लास्ट इंडेक्स आपका 2 है, +1 आपकी लेंथ हो जाएगी। तो नेम डॉट लेंथ जो है ना, एरे की लेंथ बताएगा, और कितनी बताएगा, 3 बताएगा। तो यार जितना भी अभी तक हमने एरे के बारे में पढ़ा है, इसको एक बार इंटेलिज आइडिया में कोड करके देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम एरे बनाते हैं यार एज नाम का, ठीक है, तो आप ऐसे भी बना सकते हैं और बेसिकली आप ऐसे भी बना सकते हैं, यहाँ पर एज और ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों तरीके आपके पास होते हैं। तो बेसिकली हम क्या करते हैं, इंट एज, और यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाते हैं। अभी हम डायरेक्टली यहीं पर डायरेक्ट एरे बना रहे हैं, और ऐसा कर्ली ब्रेसेस दे करके आप अलग अलग एज या फिर जो भी आप वैल्यूज बोलते हैं वो दे सकते हैं। तो जैसे 13 15, फिर आगे आपका 17, ठीक है, ऐसे करके आप वैल्यूज दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा एरे बन चुका है। अब यार एज ऑफ मान लीजिए 4, ये मुझे प्रिंट करवाना है, ठीक है, एज ऑफ 4 प्रिंट करवाना है। तो आप देखिए यहाँ पर 4 क्या होगा,
13, 15, 17, 19, 23। अब ये कितने हैं, 5 है। अब फोर्थ कौन सा होगा, लास्ट होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था। तो अब क्या करते हैं यार, ऐसा आउट करते हैं और एज ऑफ 4 को मैं प्रिंट करवा देता हूँ। यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको अगर मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं लास्ट वाला एज कौन सा है आपका, 23 है। तो 23 आपका प्रिंट होके आ चुका है। अब यार मैं अगर बोलूँ आपको कि मेरे को सारे प्रिंट करवाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, शुरुआत करूँगा एज ऑफ 0 से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कर दूंगा एज ऑफ 0, फिर मैं कर दूंगा 1, और इसी को मैं यार बार बार लिखते जाऊंगा, ठीक है। तो इसी वाली लाइन को मैं कॉपी करके और नीचे करता हूँ पेस्ट सारी चीज़ों के लिए। तो 1, 2, फिर यहाँ पर हो गया आपका 3, फिर हो गया आपका 4, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ रन। तो इसको रन करने से मेरे को सारी एज मिल जाएगी, ठीक है। 5 की 5 जो आपकी एज है वो आपको मिल जाएगी। लेकिन यार इस तरह से तो हम नहीं बना सकते ना। 100 अगर आपके नाम है या 100 आपका वो है, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा था यार, फॉर लूप का आप जो इस्तेमाल करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि आपको क्या है, अब देखिए यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ अंदर का नंबर चेंज हो रहा है, बाकी एग्जैक्ट सेम है। 0, 1, 2, 3, 4 जो अंदर का नंबर है वो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली कितने नंबर, 0 से लेकर के 4 तक है। तो हम फॉर लूप बनाते हैं इंट आई, जिसको आई को सेट कर देंगे 0 पर। और कब तक चलना है यार, इक्वल्स टू 4 तक। तो या तो इक्वल्स टू 4 आप कर सकते हैं, स्मॉलर देन 5 कर सकते हैं। स्मॉलर देन 5 से ये रहता है कि यार एरे का जो साइज रहता है उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो आई प्लस प्लस कर देंगे। उसके बाद अंदर आप डायरेक्टली लिख देते हैं एस आउट एज ऑफ, अब ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में हमेशा आपका आई आएगा, क्योंकि आई की वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो वही आपको ब्रैकेट में लिखना है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करते हैं और इसको रन करते हैं ना, तो आपको सेम आउटपुट मिलता है। तो ऐसे हम फॉर लूप से पूरे एरे को ट्रैवर्स करते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर यहाँ लिखते कि द वैल्यू एट, अब ऐड करके आप यार यहाँ पर प्लस करके आई भी लिख सकते थे, ठीक है। द वैल्यू एट दिस, फिर इज, फिर ऐसा करके आप इस तरह से कर सकते थे। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पर आप देखिए द वैल्यू एट 0 इज 13। तो बेसिकली उसने पूरे इंडेक्स के हिसाब से बताया, क्योंकि हमने आई लिखा है। अब यहाँ पर अगर आई प्लस 1 कर देता तो मुझे 0 की जगह 1 दिख जाता और 4 की जगह 5 दिख जाता। तो अब यहाँ पर मुझे यार नहीं पता है एरे कितना बड़ा है। तो एक चीज़ होती है स्मॉलर देन, और फिर आपको लिखना होता है एज डॉट लेंथ, मतलब कि एरे डॉट लेंथ। और डॉट लेंथ लिखने से वो अपने आप 5 ले लेगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए 23 के बाद भी मैं यार यहाँ पर 3-4 वैल्यूज ऐड कर देता हूँ। अब इसको अगर मैं रन करता हूँ तो वो सारी की सारी लेगा, मुझे कहीं भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है, क्योंकि मैंने डॉट लेंथ लिख दिया था, इसलिए उसने साथ की साथ वैल्यूज़ यहाँ पर ले ली है। तो इस तरह से हम लूपिंग करते हैं एरे में, ठीक है। अब ये तो हो गया हमारा बेसिक तरीका एरे बनाने का। और दूसरा तरीका था यार हमारा न्यू इंट करके, ठीक है। तो इस तरह से हम लिख रहे थे और अंदर हमको देनी थी यार साइज़। तो मान लीजिए मैं 8 दे देता हूँ साइज़। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या वैल्यू स्टोर हुई होंगी, तो उसको हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। उसको देखने के लिए क्या करना था, इंट आई को 0 सेट कर दो, आई को हम स्मॉलर देन कर देते हैं एज डॉट लेंथ, तो वो अपने आप पता कर लेगा कब तक उसका एरे चलाना है, आई प्लस प्लस। और उसके बाद यार सिंगल लाइन है, तो यार आपको ये लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, पिछले लेक्चर में हम बात कर चुके हैं। और डाउट नहीं यार, यहाँ पर शाउट होगा, ऐसा आउट होगा। और यहाँ पर हम लिख देंगे एज ऑफ आई, ठीक है। एज ऑफ आई लिखने से क्या होगा, मेरे सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे। तो अगर इसको मैं रन करके देखूँ यार, आपको दिख रहा होगा सामने सारे के सारे आपको 0 मिल चुके हैं। तो यहाँ पर यही हुआ है कि सारे इनिशियलाइज 0 से हो जाते हैं। अब उनको आप एक एक करके वैल्यूज़ दे सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए वैल्यूज़ यहीं पर हम दे देते हैं, और इस लाइन की जगह मैं लिख देता हूँ यार एज ऑफ आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 5। इस लाइन से क्या होगा यार, एज ऑफ 0 को वो कर देगा 0 प्लस 5, एज ऑफ 1 को वो कर देगा 1 प्लस 5। तो अगर इसको मैं करूँ और फिर अगली लाइन में अपना एक और बार फॉर लूप चलाता हूँ, इंट जे इज इक्वल्स टू 0 और जे इज स्मॉलर देन एज डॉट लेंथ, और फिर मैं कर दूंगा जे प्लस प्लस। और इस लूप में मैं प्रिंट करवाऊंगा, क्या प्रिंट कराऊंगा, अपना एज का जे के साथ, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर हमारी वैल्यूज़ क्या होंगी। जो हमारा ऊपर वाला इंडेक्स चला है उसमें 5 उसने ऐड कर दिया है। तो शुरुआत हुई है 5 से, फिर 6, 7, 8 ऐसे करके हमने वैल्यूज़ फीड कर दी है इसके अंदर। तो बेसिकली इन कुछ तरीकों से आप जो है 0 वाले एरेस की वैल्यूज़ फीड कर सकते हैं। तो अभी तक तो हमने सिंपल फॉर लूप से एज को ट्रैवर्स किया था। अब अगर मैं बात करूँ आपसे फॉर ईच लूप के बारे में, तो पिछले लेक्चर में हम फॉर ईच लूप के बारे में पढ़ चुके थे, लेकिन हमें एरे का कॉन्सेप्ट पता है। एरे का कॉन्सेप्ट पता है तो फॉर ईच लूप बहुत आसानी से समझ आएगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना होता है, फॉर लिखना होता है, फिर आपको एक वेरिएबल बनाना होता है इंट आई, और कॉलन दे करके आपको एरे का नाम लिखना होता है। तो बेसिकली एक एक को
ट्रेवर्स करेगा और उसको आई में स्टोर करवाएगा और हम प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली आई को। तो यहाँ पर आपको कोई भी इंडेक्सिंग या फिर डॉट लेंथ वाले फंक्शन का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, आपको डायरेक्ट अपना पूरा एरे ट्रेवर्स होता हुआ मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका पूरा एरे जो है ट्रेवर्स हो चुका है इतने छोटे से कोड से। ये फ़ायदा होता है यार फॉर ईच लूप का। तो बेसिकली यार हम लूप थ्रू एरे वगैरह देख चुके हैं, एक बार यहाँ पर सेम चीज़ को हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सिंपल सा हमने एक एज नाम का एरे बनाया है और लूप करा है उसको फॉर सिंपल वाले फॉर लूप की मदद से। तो सिंपली हमने डॉट लेंथ का यहाँ पर यूज़ करा है और एज में हमने आई लिख दिया है। ठीक है, अब फॉर ईच की मदद से भी हम देख चुके हैं किस तरह से करते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है, आपने एरे बनाया है और फॉर ईच की मदद से आपने सिर्फ इतना छोटा सा कोड लिखा है और आपने पूरा का पूरा आपका एरे जो है वो ट्रेवर्स कर लिया है। अब यार अभी तक तो हम ऐसा ऐसा डब्बा बनाया था। ठीक है, इसको हम बोलते हैं 1D, मतलब कि 1 डायमेंशनल एरे, क्योंकि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है ना ये। और अगर ये 2 डायरेक्शन में होगा तो इसको बोलेंगे 2 डायमेंशनल, अगर 3 में होगा तो यार ये सारी चीज़ें होती है। 1D के अलावा जो होता है उसको हम बोलते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। तब ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टी डायमेंशनल एरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स वगैरह में बहुत काम आता है। तो मल्टी डायमेंशनल एरे क्या होता है यार, कि एक एरे ऐसा एरे जिसमें अलग अलग डायमेंशंस होते हैं। जैसे कि अभी तक हम इस डायरेक्शन में बना रहे थे, ठीक है, अब हम इस डायरेक्शन में भी बनाएंगे, हम ऐसा एरे बनाएंगे। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हर एलिमेंट जो है वो खुद एक एरे होता है मल्टी डायमेंशनल एरे में। तो अगर हम ऐसा एक बॉक्स बनाए, ऐसे एक ग्रिड बनाए, तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर ये मल्टी डायमेंशनल एरे बन चुका है। मतलब कि ये पहला एलिमेंट आपका एक इटसेल्फ एक एरे है, सेकंड एलिमेंट एक खुद एरे है। ठीक है, तो ये मल्टी डायमेंशनल एरे का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है और बहुत इजी भी होता है, इतना टफ नहीं होता है। जैसे मान लीजिए इसको बनाना कैसे है, इंट, और पहले क्या करते थे हम, सिंगल ऐसा बॉक्स लगाते थे। ठीक है, सिंगल बॉक्स लगाते थे। अब हम डबल बॉक्स लगाएंगे, डबल बॉक्स लगा करके हम नाम देंगे, उसके बाद न्यू इंट करके भी आप डबल बॉक्स लगाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पर 2 साइज है। अब 2 साइज से आप क्या कहना चाह रहे हैं, यहाँ पर देखिए पूरा आपका मैट्रिक्स बना हुआ है। पहले क्या हो रहा था, पहले सिर्फ ऐसा एक सिंपल ऐसा यहाँ पर पार्टीशंस हो जाते थे, लेकिन अब हमारा ग्रिड सिस्टम चलेगा। ग्रिड सिस्टम समझना आसान है, रोज और कॉलम के फॉर्म में होता है। पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। ठीक है, इस तरह से चल रहा होता है। तो यार यहाँ पर आपकी 3x3 की ग्रिड बनती है। ठीक है, 3x3 से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर आप देखिए कि 3 और 3, 3 रोज है, 3 कॉलम्स है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके होंगे यार 3 इंटू 3, जो कि आपके 9 है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आपके एलिमेंट्स होते हैं। अब ये किस तरह से स्टोर करना है, किस तरह से इनको एक्सेस करेंगे, ये सारी चीज़ें कोड से हम करके देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि आपकी ऐसी ग्रिड बनेगी और ये वाला एलिमेंट होगा 0 0। ठीक है, 0 0 क्यों होगा, अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने कॉलम 1 लिखा ज़रूर है, लेकिन इंडेक्सिंग तो यार 0 1 2 ऐसे होती है। यहाँ भी इंडेक्सिंग 0 1 2 ऐसे होगी। तो इस तरह से हमारा ग्रिड बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये वाली लाइन जो है वो 0 और इधर से भी 0, इसलिए ये 0 0, इधर से 1 और इधर से 0, इसलिए 0 1, और इधर से 2, इधर से 0, इसलिए 0 2। सेम चीज़ दोनों रोज में होगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 आपका कांस्टेंट है, बाकी आपका 0 चेंज हो रहा है, फिर 1 फिर 2। तो यहाँ पर आपको डबल फॉर लूप, जो हमने नेस्टेड फॉर लूप पढ़ा था, उसका यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 2 इंडेक्सेस मैनेज करना है। ठीक है, एक आपको ये वाला और एक आपको राइट हैंड साइड वाला। तो एक रो के लिए होता है, एक कॉलम के लिए होता है। तो ये कैसे होता है डबल फॉर लूप की मदद से, वो हम कोड में देखेंगे। लेकिन उसको देखने से पहले यार एक और चीज़ आपको मैं बता दूं, जिस तरह से हम करते थे यार इंट एज इज इक्वल्स टू, ठीक है, ऐसा करके और आप डायरेक्ट वैल्यूज लिखते थे, यहाँ पर भी आप सेम चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ करने के लिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हमने क्या करा है, डबल स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं और फिर ए इज इक्वल्स टू करके हमने इस तरह से लिखा है। अब उस टाइम हम क्या कर रहे थे, पहले हम डायरेक्ट ए इज इक्वल्स टू करके और फिर ऐसा करते थे। यहाँ भी सेम चीज़ है, ये खोला है ये बंद करा है, लेकिन अंदर जितने भी आप एरेज बना रहे हैं ना, जैसे कि हमने क्या बोला था, इट्स एन एरे ऑफ एरेज, मल्टी डायमेंशनल एरेज। तो यहाँ पर आप 3 अलग अलग एरेज बना रहे हैं जो कि एक पूरे बड़े वाले एरे के अंदर है। तो तीनों को बनाने के लिए आपको हर एक के लिए यार कर्ली ब्रेसेस खोलने और बंद करने पड़ेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ आप देखिए, यहाँ पर हमारा जो ग्रिड सिस्टम है उसमें यार लास्ट में हमने क्या करा है, पहले हमने 1 2 3 फिर 4 5 6 और लास्ट में सिर्फ 7 दिया है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। लेकिन ये 7 अकेला दिया है, तो यहाँ पर ये ब्लैंक रह जाते हैं, यहाँ पर कोई वैल्यूज नहीं आती है। और ये वाला जो चीज़ है ये सिर्फ जावा में होता है। ठीक है, अगर आप ये चीज़ सी और सी प्लस प्लस में करना चाहे तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, आपको यहाँ पर भी सेम देना पड़ेगा। यहाँ पर 8 9 या फिर जो भी आप देना चाहे आपको ये देना पड़ेगा। लेकिन जावा में ऐसा नहीं है, जावा में आप ब्लैंक स्पेसेस भी छोड़ सकते हैं अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो।
ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यार कोड करके देख लेते हैं, मल्टी डायमेंशनल एरे और डबल फॉर लूप, मतलब कि हमारा नेस्टेड फॉर लूप है, उससे किस तरह से इसको एक्सेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो एज बनाया था उसको हम कर देते हैं ए, और उसके बाद यार डबल के लिए हमने डबल लगा देना है, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा करके और यहाँ एंटर करेंगे, और अब अलग अलग हम बनाएंगे, जैसे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पर इसको ऐसा करके कॉमा, फिर अलग हम देंगे, जैसे मान लीजिए 6 5 2, ठीक है, ऐसा कॉमा करके, और फिर हम दे देंगे यार 8 7। अब यहाँ पर हम अलग नहीं दे रहे हैं, एक और नहीं दे रहे हैं, हम एक जो है वो ब्लैंक छोड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। अब क्या होता है, सबसे पहले मैं 2 3 चीज़ें आपको प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। अगर मैं करता हूँ ए डॉट लेंथ सबसे पहले, ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूँ ए लेंथ, तो आप देखिए आपको क्या आउटपुट मिलता है। तो जब मैंने ए डॉट लेंथ कराया तो आपको 3 मिला है, ठीक है, क्योंकि ये जो है इसकी लेंथ ऐसे काउंट करता है कि कितने आपने अंदर एरे बनाए हैं। यहाँ पर ये पहला हो गया, ठीक है, ये जो आपका फर्स्ट हो गया, उसके बाद ये आपका सेकंड हो गया, उसके बाद यार ये आपका थर्ड हो गया। अब सेम चीज़ यहाँ अगर मैं करूँ, बस यहाँ मैं इंडेक्स दे दूंगा, जैसे कि A0 डॉट लेंथ, तो ये चीज़ मुझे क्या देगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे 3 मिला है, क्योंकि यार यहाँ पर इसकी लेंथ जो है ना वो 3 है, उसी तरह इसकी लेंथ जो है वो भी आपकी 3 है, और इसकी लेंथ क्या है, ठीक है, इसकी लेंथ अगर हम देखना चाहें तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, A(2), क्योंकि 0 1 2, तो A(2) की अगर लेंथ हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको 3 की जगह जो है 2 मिलेगा, तो इसकी लेंथ आपकी 2 है क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा बहुत हेल्प करेगा लूपिंग के टाइम, ठीक है। तो लूप कैसे करेंगे हम, इंट आई 0 सेट करेंगे, ठीक है, आई स्मॉलर देन, अब यहाँ पर स्मॉलर देन क्या करना है वो अभी हम देखते हैं, अभी हम क्वेश्चन मार्क लिख देते हैं, फिर हम आई प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर हम लिखेंगे यार इंट जे इज इक्वल टू 0, फिर हम करते हैं जे स्मॉलर देन कितना करना है वो भी हम क्वेश्चन मार्क कर देते हैं, और फिर हम कर देते हैं जे प्लस प्लस, ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब इसके बाद यार हमें एरे प्रिंट करवाना है, ठीक है। तो एरे प्रिंट करवाने के लिए आप क्या करते हैं, ऐसा आउट करेंगे और ए ऑफ, अब आपको डबल इंडेक्स देने पड़ेंगे, तो पहला इंडेक्स यार आई, दूसरा इंडेक्स जे। अब यहाँ पर आपका जो आई होता है ना वो आपका यूज होता है पहले इंडेक्स के लिए, मतलब रोज के लिए। तो बेसिकली आई जो आपका वो बाहरी लूप है, आउटर लूप है, तो आउटर लूप को हमेशा आपको इस लेंथ के बराबर चलाना होता है कि आपका कितना बड़ा एरे है। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ता है ए डॉट लेंथ, ठीक है, क्योंकि वो 3 बार चलेगा, पहली बार अंदर जाएगा तो यार इस एरे को वो पॉइंट करेगा, तो इस लोकेशन के यार आपको हर बार जो आपकी ith लोकेशन है तो आप लिखेंगे ए ऑफ आई डॉट लेंथ, ऐसा आपको लिखना पड़ेगा, तब जाके वो प्रॉपर काम करेगा। तो यहाँ पर आपका जो आई है वो कितनी बार चलेगा, 3 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो 0 से लेकर के स्मॉलर देन है तो यार 0 फिर 1 फिर 2, ये आपका आई का इंडेक्स है। अब जे का जो है यहाँ पर यार इस वाली लोकेशन पे 3 होगा, मतलब 0 1 2 बेसिकली, यहाँ भी 3 होगा लेकिन यहाँ पर 2 होगा, मतलब यहाँ पर 0 और 1 होगा, क्योंकि यहाँ लास्ट वाले लूप में क्या होगा, ए ऑफ 2 डॉट लेंथ, और हमने अभी देखा था यार ए ऑफ 2 डॉट लेंथ क्या रिटर्न कर रहा था हमारा, 2 रिटर्न कर रहा था बेसिकली, तो वो सिर्फ 2 बार ही चलेगा क्योंकि यहाँ पर हमारे एलिमेंट्स ही 2 हैं, ठीक है। इसलिए ये वाला हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो काम आया है कि हमने पहले क्या करा, पहले हमने ए डॉट लेंथ करा, उसके बाद हमने ए ऑफ आई डॉट लेंथ करा है, ठीक है। अब यहाँ पर प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर बेसिकली मैं यहाँ से एल एन हटा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यार प्लस, और फिर हम दे देंगे एक स्पेस, ठीक है। और इस वाले लूप के बाद यार मैं बेसिक एक लाइन का ब्रेक दे देता हूँ। तो अगर मैं इसको रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मैट्रिक्स के फॉर्म में हमारा पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो चुका है। तो देखिए आप 1 2 3 6 5 2 और 8 7 एज इट इज़ हमारे प्रिंट हुए हैं, ठीक है। तो इसने कोई भी गड़बड़ नहीं करी है। अब जैसे मान लीजिए अगर मैं मैनुअली देना चाहूँ, जो मेरा 3x3 का एरे है, तो अगर मैं मैनुअली देना चाहूँ 3 और यहाँ भी मैं देना चाहता हूँ यार 3, तो यहाँ पर क्या दिक्कत हो सकती है, एक बार देखते हैं इसको रन करके। तो आप देख सकते हैं उसने पहले तो पूरा प्रिंट कर दिया है, लेकिन जैसे ही वो लास्ट में पहुंचा 8 और 7 के बाद उसको नहीं मिला, क्योंकि इसको हम बोलते हैं एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। इसको हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग में पढ़ेंगे, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि यार इस लोकेशन पे मुझे कुछ नहीं मिला तो आपने फालतू का इंडेक्स दिया और मैं आपको एक एरर थ्रो करूंगा, एक्सेप्शन थ्रो करूंगा। इसलिए यार ये 3 की जगह अगर हम लिखना पड़ता है ए ऑफ आई डॉट लेंथ, और ऊपर हमें लिखना पड़ता है ए ऑफ लेंथ। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो चुका होगा कि हम किस तरह से मल्टी डायमेंशनल एरे को नेस्टेड फॉर लूप की मदद से ट्रेवर्स करते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारा एरेज कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एरेज को कंप्लीट करने के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था आपका स्ट्रिंग्स। तो स्ट्रिंग्स क्या होता है ना, स्ट्रिंग्स आपको समझना है, स्ट्रिंग्स क्या होता है। स्ट्रिंग इतना समझिए एक सेंटेंस या फिर एक वर्ड, इंग्लिश का कुछ भी, इसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं,
मतलब कि यार स्ट्रिंग को हम बोल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है, सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। अब जो मैंने लाइन लिखी है सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, ये खुद अपने आप में एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। बीच में अगर आप देखें तो यहाँ पर स्पेस है, ऑफ के पहले स्पेस है, और स्पेस खुद एक कैरेक्टर है, ठीक है। तो स्ट्रिंग बनाना कैसे है, क्या करना है, बेसिकली आपको स्ट्रिंग कीवर्ड, जो आपका कीवर्ड है स्ट्रिंग, उसका यूज करना पड़ता है। आप यहाँ पर देखिए, यहाँ भी हमने स्ट्रिंग यूज करा है, तो ये यही कहना चाह रहा है। अब हमने एरे पढ़ लिया है ना, तो एरे को इस तरह से भी डिक्लेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ऐसा ब्रैकेट लगाते हैं। अब इसका मतलब यही हुआ ना कि आर्ग्स नाम का आपने एरे बनाया है और स्ट्रिंग उसका डेटा टाइप है। तो स्ट्रिंग खुद अपने आप में कीवर्ड है, डेटा टाइप है। तो ऐसा आप लिखते हैं स्ट्रिंग। उसके बाद यार जो भी आप स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना चाह रहे हैं उसका आप नाम लिखते हैं, ठीक है। तो थोड़ा डीप में समझते हैं स्ट्रिंग एक्चुअली में क्या होता है। तो बेसिकली जावा में स्ट्रिंग सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स होता है। जैसे मान लीजिए मैंने हेलो लिखा, तो हेलो को अगर आप ब्रेक डाउन करें कैरेक्टर्स में तो आपको HELLO ऐसे 5 कैरेक्टर्स मिलेंगे। तो इसको हम बोलते हैं अलग अलग कैरेक्टर्स, और उसका पूरा एक सीक्वेंस चल रहा है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। तो हेलो पूरा हमारा स्ट्रिंग हो गया, और हर एक एक जो है उस हमारा कैरेक्टर हो गया। तो ये इसका डेटा टाइप हो गया कैर, और इस पूरे का डेटा टाइप हो गया आपका स्ट्रिंग, ठीक है। तो एक बेसिक एग्जांपल जो है स्ट्रिंग वेरिएबल बनाने का बहुत ही सेम है, ठीक है। जैसे हम कर रहे थे इंट एज इज इक्वल्स टू 21, उसी तरह से हम करते हैं स्ट्रिंग, क्योंकि डेटा टाइप है। फिर आपका नाम, जो आपका वेरिएबल का नाम है जिसको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं, वो आप कुछ भी ले सकते हैं एक्सेप्ट कीवर्ड्स। तो हमने यहाँ पर लिया है स्ट्रिंग चैनल इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर देखिए डबल कोटेशंस है। डबल कोटेशंस क्यों लगाते हैं, इसका एक स्पेशल मीनिंग होता है कि आप स्ट्रिंग डिक्लेयर करना चाह रहे हैं, स्ट्रिंग जो आप बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर डबल कोटेशंस लगाएंगे तभी उसे समझ आएगा, ठीक है। इसके बिना अगर आप लिख देते हैं तो वो एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि कोड विद इनफिल उसको नहीं पता क्या है। लेकिन अगर डबल कोटेशन में आपने लिखा है तो वो समझ जाएगा, ठीक है, आप एक सेंटेंस या फिर एक वैल्यू दे रहे हैं स्ट्रिंग डेटा टाइप के लिए, ठीक है। तो अगर मैं कोड में बनाना चाहूँ अपना स्ट्रिंग वेरिएबल, तो जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग चैनल इज इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैं लिखूंगा कोड विथ इनफिलन, ठीक है। और ये हम दे देंगे स्ट्रिंग, हमारा पूरा वेरिएबल बन चुका है। अब अगर मैं ऐसा आउट करता हूँ और यहाँ पर मैं चैनल लिख देता हूँ, तो सिंपली मुझे अपना जो भी चैनल में स्टोर्ड है वो मुझे मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करना है, और आपको वही वेरिएबल की वैल्यू बिल्कुल सेम होता है जो हम डेटा टाइप्स पढ़ रहे हैं, इंट डबल फ्लोट, बिल्कुल उसी की तरह स्ट्रिंग होता है, ठीक है। अब स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं, मेथड्स अभी हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन कुछ ऐसे मेथड्स, मतलब ऐसा समझिए कुछ ऐसी फंक्शनलिटीज होती है जो हमको पहले से प्रोवाइडेड होती है। यहाँ पर आपको देखिए, यहाँ पर अलग अलग मेथड्स मिल रही है, ठीक है, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। तो ये फंक्शनलिटीज लिखी हुई कि यार अगर इस मेथड का मैं यूज करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा। अब जैसे एरे में क्या हो रहा था, एरे में आप ए डॉट लेंथ कर रहे थे, ठीक है, ध्यान होगा आपको। तो यहाँ पर हम ऐसा ब्रैकेट नहीं लगा रहे थे, लेकिन स्ट्रिंग में हम ब्रैकेट लगाएंगे तो हमें स्ट्रिंग की लेंथ मिल जाएगी। तो लेंथ के बाद अगर ब्रैकेट लगाते हैं, जैसे मान लीजिए हमने चैनल नाम का स्ट्रिंग बनाया था, तो अगर मैं करता हूँ चैनल, चैनल करके अगर मैं करता हूँ यार डॉट लेंथ, और इसको मैं प्रिंट करवाता हूँ, स्ट्रिंग स्ट्रिंग मेथड है इसलिए यहाँ पर हमें ब्रैकेट लगाना पड़ा। अगर इस पूरे को अगर मैं प्रिंट करवाता तो मुझे उस स्ट्रिंग की लेंथ मिलेगी। अब स्ट्रिंग की लेंथ से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं हेलो लिख रहा था, तो इसकी लेंथ क्या होगी यार, यहाँ पर देखिए HELLO, यहाँ पर 5 कैरेक्टर्स है, तो स्ट्रिंग की लेंथ 5 होगी। उसी तरह से सभी स्ट्रिंग्स की आप डॉट लेंथ मेथड की मदद से लेंथ पता कर सकते हैं। फिर दूसरा मेथड होता है यार आपका कॉन्कैट। अब कॉन्कैट क्या होता है, अभी तक हमने कॉन्कैटिनेशन बहुत बार सुना होगा, ठीक है, हमारे पिछले लेक्चर्स में भी आपने कॉन्कैटिनेशन सुना होगा। तो बेसिकली कॉन्कैट मतलब होता है ज्वाइन करना, दो स्ट्रिंग्स को ज्वाइन करना है तो आप डॉट कॉन्कैट लगा दो। जैसे मान लीजिए S1 में हमने कुछ लिखा है, S2 में कुछ लिखा है, ठीक है। अब अगर मैं करता हूँ यार S3 इज इक्वल्स टू S2 डॉट कॉन्कैट ऐसा करके, और S1 ऐसा कुछ लिखता हूँ, तो मुझे इन दोनों का कॉन्कैटिनेशन S3 में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से हम कॉन्कैटिनेशन का यूज कर सकते हैं डॉट कॉन्कैट मेथड से। बेसिकली कॉन्कैट मतलब यही समझना है आपको, कॉन्कैट मतलब होता है ज्वाइन, ठीक है। उसके बाद यार आपका मेथड है डॉट इक्वल्स। अब डॉट इक्वल्स क्या करता है, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगा। जैसे मान लीजिए पहली स्ट्रिंग है मेरी ये स्ट्रिंग, और दूसरी स्ट्रिंग है मेरी मेथड्स। तो अगर मैं इनका डॉट इक्वल करवाता हूँ तो मुझे या तो ट्रू मिलेगा या फिर फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो अगर दोनों मेरी सेम होती है, अभी मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि यार स्ट्रिंग अलग है और मेथड्स अलग है। अगर दोनों मेरी स्ट्रिंग स्ट्रिंग होती या मेथड्स मेथड्स होता तो मुझे ट्रू मिलता। तो यहाँ पर डॉट इक्वल्स मतलब बेसिकली कंपेयर करेगा दोनों स्ट्रिंग्स को कि यार ये सेम है या नहीं है। उसी तरह से रिप्लेस, आपको नाम से समझ आ रहा होगा कि आप अगर रिप्लेस में कोई कैरेक्टर देते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रिंग के रिप्लेस में हमने दे दिया यार एस को रिप्लेस कर दो आर से, तो यार ये हो जाएगा RTRING, ठीक है। इस तरह से रिप्लेस काम करता है।
फिर इंडेक्स ऑफ, अब जैसे एरेज में हमने समझा था ना कि यार इंडेक्सिंग होती है, उसी तरह से स्ट्रिंग्स में भी इंडेक्सिंग होती है। जैसे मान लीजिए स्ट्रिंग खुद की हम बात करें तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 ऐसा है। अब शुरू करते हैं 0 से, तो 0 1 2 ऐसा करके 5 तक जाएगा। तो उसी तरह से अगर हम इंडेक्स ऑफ करते हैं, इंडेक्स ऑफ में जो हम कैरेक्टर देंगे तो वो उसकी पोजीशन रिटर्न करेगा। अगर हम टी देते हैं तो उसकी पोजीशन बताएगा कि यार टी आपका फर्स्ट इंडेक्स पे है, ठीक है। तो उससे हमें समझना है कि यार 0 1 तो यार सेकंड नंबर पे आपका टी आ रहा है। और बेसिकली लास्ट के जो आपके मेथड्स है, 2 अपर केस और 2 लोअर केस, ये आप सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर रिप्लेस लिखा हुआ है, ये लोअर केस में लिखा हुआ है। इसको अगर मैं करता हूँ यार 2 अपर केस, ऐसा मैं शॉर्ट लिख रहा हूँ, तो यार ये पूरा का पूरा जो है वो बड़े लेटर्स में बन जाएगा, कैपिटल लेटर्स में बन जाएगा रिप्लेस। और अगर इसी को मैं 2 लोअर केस कर दूंगा तो यार ये स्मॉल लेटर्स वाला रिप्लेस बन जाएगा। तो ये कुछ मेथड्स होती है जो आपको काम आती रहती है जब भी आप स्ट्रिंग्स के साथ काम करते हैं जावा के अंदर। अब इन सभी मेथड्स को यार कोड करके मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ ताकि आपको एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके कि यार मेथड्स काम कैसे कर रही है। तो सबसे पहली मेथड थी यार हमारी डॉट लेंथ, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं करता हूँ चैनल डॉट लेंथ, तो इसने अपने आप जो है वो ब्रैकेट लगा दिया है, ठीक है। एरे में वो ब्रैकेट नहीं लगा रहा था। तो इसको अगर मैं प्रिंट करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि आपको लेंथ मिलेगी जो पूरा उसने कैलकुलेट किया है 19, और स्पेशली इसमें जो है स्पेस भी काउंट होता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें COD तो 4 हो गए, WITH विथ के 4 हो गए, 4 और 4 8, 2 स्पेस कैलकुलेट हुए हैं तो 8 और 2 10, फिर 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो परफेक्टली इसने 19 जो है कैलकुलेट करके हमें दिया है। ये हमारी पहली मेथड हो गई। अब दूसरी मेथड थी यार हमारी कॉन्कैट, तो उसके लिए हम दूसरी स्ट्रिंग बनाते हैं। तो एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं, स्ट्रिंग प्लेटफॉर्म इज इक्वल्स टू यूट्यूब। ये हमने एक और स्ट्रिंग बना ली है। अब अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ यार प्लेटफॉर्म डॉट कॉन्कैट, ठीक है, तो मेरे को लिखना है प्लेटफॉर्म डॉट कॉन्कैट, और फिर ब्रैकेट में मैं दे देता हूँ एक और स्ट्रिंग मुझे देनी पड़ेगी जिससे मैं कॉन्कैटिनेशन कराना चाहता हूँ। तो मैं चैनल जो है दे देता हूँ और इसको मैं रन करता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोनों का कॉन्कैटिनेशन हो चुका है। सबसे पहले तो उसने ये वाला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करा है जिसमें उसने चैनल लिखा है, फिर कॉन्कैटिनेशन करके उसने यूट्यूब कोड विद इन्फिलन लिखा है, और यहाँ पर प्रॉपर कॉन्कैटिनेशन क्या है, स्पेस नहीं लगाया है। तो यहाँ पर अगर मैं स्पेस लगाता हूँ कोड के पहले, यहाँ पर मैं इतना स्पेस दे देता हूँ और फिर इसका कॉन्कैटिनेशन करता हूँ, तो प्रॉपरली वो क्या करेगा, कॉन्कैटिनेशन में भी स्पेस ले आएगा। तो यहाँ देखिए इसने स्पेस यहाँ भी ला दिया है और स्पेस यहाँ भी ला दिया है। तो ये हमारा हो गया कॉन्कैट। उसके बाद था यार आपका इक्वल्स, ठीक है। तो इक्वल्स के लिए क्या करना होता था, इक्वल्स आपका ट्रू और फॉल्स देता था। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं ऐसा आउट करता हूँ और फिर करता हूँ यार कि चैनल डॉट इक्वल, ठीक है, और फिर अंदर देता हूँ प्लेटफॉर्म, तो ये दोनों को कंपेयर करेगा, चैनल और प्लेटफॉर्म को। तो यहाँ इसका आंसर क्या आना चाहिए, आपको सिंपल दिख रहा होगा, यहाँ पर फॉल्स आ जाएगा क्योंकि दोनों अलग अलग है, ठीक है। अब अगर यहाँ पर मैं सेम चीज़ करता हूँ, यहाँ पर इसको भी यूट्यूब कर देता हूँ, ठीक है, इसको भी यूट्यूब कर देता हूँ, इसको रन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ट्रू मिल जाएगा। लेकिन ये एग्जैक्ट केस सेंसिटिव होता है। जैसे कि अगर मैं इसको मान लीजिए यूट्यूब के टी को अगर स्मॉल कर देता हूँ तो ये फिर से मुझे फॉल्स दे देगा, क्योंकि कंपैरिजन इसका एकदम पॉइंट पे होता है केस सेंसिटिविटी के साथ, मतलब कि कैपिटल और स्मॉल में उसको डिफरेंस समझ आता है। तो अगला जो मेथड है यार आपका रिप्लेस है, ठीक है। रिप्लेस मतलब कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को रिप्लेस कर दो किसी और कैरेक्टर के साथ। तो रिप्लेस के लिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा आउट करता हूँ चैनल डॉट रिप्लेस, और डॉट रिप्लेस के यार सबसे पहले आपको एक कैरेक्टर लिखना है, सिंगल कोटेशन होने चाहिए, और जैसे आप ये लिखते हैं आपको ओल्ड केयर अपने आप मिल जाता है। तो यहाँ पर मान लीजिए वाई लिखता हूँ और फिर कॉमा करके और फिर सिंगल कोटेशन में यार जेड लिखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर न्यू कैर भी उसने दे दिया है, तो y को z से वो रिप्लेस कर देगा। तो यहाँ पर देखिए आपका YouTube जो है वो YouTube बन चुका है, ठीक है। तो उसने y जो है वो रिप्लेस कर दिया z से। और सिमिलरली हमारा जो अगला मेथड था वो था यार आपका इंडेक्स ऑफ। तो जैसे मान लीजिए मैं चैनल डॉट इंडेक्स ऑफ लिखता हूँ, ठीक है, तो मुझे फिर से कैरेक्टर देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर t लिख देता हूँ, तो t जो कैरेक्टर है मेरा उसका आपको वो इंडेक्स बता देगा। तो यहाँ पर इंडेक्स मेरा 3 आ रहा है क्योंकि y को उसने 0 लिया है, ओ को उसने 1 लिया है, यू को उसने 2 लिया है और टी आपका 3 हो चुका है। तो यहाँ भी वो 0 से शुरुआत करता है, ठीक है। इंडेक्स ऑफ हो चुका है। अब हम यार लोअर केस और अपर केस वाले मेथड्स को देख लेते हैं। तो अगर मैं करता हूँ यार चैनल डॉट टू लोअर केस, ठीक है, टू लोअर केस करने से क्या होगा, यहाँ पर आपका जो है यूट्यूब जो है उसमें वाई और टी कैपिटल है तो वो स्मॉल हो जाएंगे, ठीक है। और सिमिलरली अगर मैं कर देता हूँ चैनल डॉट टू अपर केस, तो टू अपर केस में वो पूरा का पूरा कैपिटल हो चुका है। अब एक बात यहाँ पर आपको समझनी है यार, यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक लॉजिक है कि मैं चैनल डॉट टू लोअर केस और ये सब जो है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के अंदर कर रहा हूँ। वही चीज़ अगर मैं बाहर करता हूँ चैनल डॉट टू लोअर केस, ठीक है,
इसको करता हूँ और फिर मैं प्रिंट करता हूँ अपने चैनल को। तो यहाँ पर आप देखिए मुझे कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिला है। तो बेसिकली इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, ये आपका पूरा एक नया कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब ये होता है कि आपने जो एक बार चैनल बना दिया है, एक बार मतलब एक स्ट्रिंग बना दिया है, तो उसमें आप कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं इस तरह से। तो अभी तक जो हम चेंजेस कर रहे थे वो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट के थ्रू कर रहे थे। मतलब कि सिर्फ उस पर्टिकुलर टाइम के लिए वो प्रिंट कर रहा था उसमें चेंजेस करके, वो एग्जैक्टली इसमें चेंजेस नहीं कर रहा था, वो एक नई स्ट्रिंग बना रहा था। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट को अभी हम समझते हैं थोड़ी ही देर में। पर पहले हम देख लेते हैं, हमने सारे मेथड्स अपने कंप्लीट कर लिए हैं और एक बार हम बात कर लेते हैं एस्केप कैरेक्टर के बारे में। ठीक है, तो एस्केप कैरेक्टर क्या होता है, यह हमारा एक नया टॉपिक है, एस्केप कैरेक्टर। तब इसको कहाँ ज़रूरत पड़ी, कहाँ से ये आया है, इसकी क्या नीड है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मान लिया हमको एक स्ट्रिंग वेरिएबल बनाना है। ठीक है, नेम नाम का मैं वेरिएबल बनाता हूँ और इसमें मैं स्टोर करवाना चाहता हूँ कि यार मेरे चैनल का नाम जो है वो स्टोर हो, लेकिन यार उसमें मैं ब्रैकेट लगाना चाहता हूँ इनफिल लर्न पर। ठीक है, ऐसा ब्रैकेट लगाना चाहता हूँ और इस तरह से स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो यार बेसिकली यहाँ पर ये दिक्कत देगा, क्योंकि यार जैसे ही पहला ब्रैकेट मैंने लगाया वैसे ही आपका स्ट्रिंग जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बीच में अगर मैं ब्रैकेट लगाना चाहूँ तो मैं नहीं लगा सकता हूँ। तो यहीं पर काम आता है आपका एस्केप कैरेक्टर। ठीक है, तो इसका यूज़ करके यार बीच में मैं ऐसे डबल कोट्स लगा सकता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली आपका एस्केप कैरेक्टर जो है वो होता है बैकवर्ड स्लैश ऐसा वाला। तो जहाँ भी आप वो एस्केप कैरेक्टर लगाओगे वो उसके बाद वाले कैरेक्टर को एस्केप कर देगा। जैसे यहाँ पर अगर मैं लिखता हूँ ऐसा, तो उसके बाद वाला जो कैरेक्टर है उसको एस्केप कर देगा। उसी तरह से मुझे यहाँ पर लगाना पड़ेगा, तब जाकर के यार ये दोनों जो कोटेशंस है मेरे डबल कोटेशंस है वो उसको एस्केप कर देगा। और अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरा जो नेम है, ठीक है, उसमें इन्फिलन इस डबल कोटेशन के साथ मेरा जो है वो स्टोर हो चुका है। तो जैसे यहाँ पर मान लीजिए इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं आपका इन्फिलन जो है वो कोटेशन के साथ आपका प्रिंट हो रहा है। बिना एस्केप कैरेक्टर के यार ये करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, क्योंकि आप लगा ही नहीं सकते क्योंकि स्ट्रिंग आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सेम चीज़ यहाँ लिखी हुई है, एस्केप कैरेक्टर क्या होता है, इट इज़ यूज टू एस्केप सम ऑफ द कैरेक्टर प्रेजेंट इनसाइड अ स्ट्रिंग। तो हम इन दोनों कैरेक्टर्स को एस्केप करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो है कंपाइलर को कंफ्यूज कर रहे हैं कि मेरा स्ट्रिंग यहाँ शुरू हुआ और यहाँ खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। मैं ये इंक्लूड करवाना चाह रहा हूँ इनफिलन पे डबल कोटेशंस। ठीक है, तो इसलिए एस्केप कैरेक्टर हमने यहाँ पर यूज़ करा है और यहाँ पर यूज़ करा है। तो इसको हम प्रिंट करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से डबल कोटेशंस भी आपको दिख जाते हैं। अब जो हम जिस चीज़ की बात कर रहे थे यार, इम्यूटेबिलिटी, जो मैं आपको बता रहा था वो क्या होता है। तो यहाँ पर आप देखिए इम्यूटेबल होते हैं स्ट्रिंग्स, मतलब कि इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कोई चेंज करेंगे तो उस स्ट्रिंग में नहीं होगा, अलग से स्ट्रिंग क्रिएट हो जाएगी। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पर हमने नेम नाम का स्ट्रिंग क्रिएट करा है, तो बेसिकली यहाँ पर आपका नेम स्ट्रिंग क्रिएट हो चुका है। अब उसमें कुछ चेंज कर देते हैं, जैसे कि मान लीजिए नेम डॉट कॉन्केट और ये इसमें ऐड कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग नेम इज इक्वल्स टू इन्फिलन। ठीक है, और फिर मैं करता हूँ नेम इज इक्वल्स टू नेम डॉट कॉन्कैट, और कॉन्कैट में कर देता हूँ कोड विथ। और ऐसा करने के बाद यार अगर मैं प्रिंट करता हूँ नेम को तो आपको इन्फिलन कोड विथ मिल रहा है, लेकिन ये जो नेम आपका है वो एकदम नया वेरिएबल बन चुका है। ठीक है, इसकी जो ऊपर वाले नेम की मेमोरी है, नीचे वाली नेम की मेमोरी जो है वो अलग है, उसने एक नया वेरिएबल क्रिएट करा है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं कर देता इस नेम को हटा देता और नेम डॉट कॉन्कैट करता और फिर इसको रन करता, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि वो जो एग्जैक्ट नेम है ना अब वही है, हमने नया वेरिएबल नहीं बनाया है। तो वहीं पर अगर मैं यहाँ पर करता हूँ स्ट्रिंग और फिर लिखता हूँ अनादर नेम इज इक्वल्स टू और फिर इन दोनों को प्रिंट करवाता हूँ, तो यहाँ पर आपको समझ आ जाएगा कि ऊपर वाला जो नेम है वो चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, भले ही हमने नेम डॉट कॉन्कैट करा है। वहीं अगर मैं नेम डॉट अपर केस करूँ तब भी आप देख सकते हैं नेम में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं और अनादर नेम में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। कि यार सबसे पहले क्या हुआ, जेवीएम ने क्या लिया, सबसे पहला स्ट्रिंग लिया। पहला स्ट्रिंग क्या था आपका इन्फिलन। ठीक है, तो उसको स्ट्रिंग को क्रिएट कर दिया। उसके बाद एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करा। यहाँ देखिए आपने एक नया स्ट्रिंग क्रिएट करा है जेवीएम ने, जिसमें आपने ये जो है कोड विथ जो है वो पहले स्ट्रिंग में कॉन्कैट कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो अब जो नया स्ट्रिंग क्रिएट हुआ है उसको ये वाला स्ट्रिंग मिल जाएगा। ठीक है, कोड विथ इन्फिलन। अब यहाँ पर आपको इन्फिलन कोड विथ मिलेगा, यहाँ पर लिखने में कोड विथ इन्फिलन हो रहा है। तो यहाँ पर एक नेम वेरिएबल अलग से बन गया। अब वो जो पहले आपने नेम बनाया था वो अलग है, उसमें अभी भी इन्फिलन स्टोर्ड है, लेकिन अब नेम वेरिएबल अलग से बन गया है, उसमें कोड विथ इन्फिलन स्टोर्ड है। और जो पहली स्ट्रिंग थी इन्फिलन वो अनचेंज्ड है, मतलब उसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं। इसको हम बोलते हैं इम्यूटेबिलिटी। ठीक है, अब ये तो हो गया स्ट्रिंग इम्यूटेबिलिटी।
अब एक और चीज़ होती है यार, अलग अलग तरीके से आप स्ट्रिंग बना सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्ट्रिंग बनाने के लिए डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दो आपकी मेथड्स होती हैं। तो दो तरीके कौन से होते हैं, पहला होता है स्ट्रिंग लिटरल, दूसरा होता है न्यू कीवर्ड। तो आप इससे भी स्ट्रिंग बना सकते हैं। अब वो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर आपको एक अलग सा डायग्राम दिख रहा होगा जहाँ पर आपको स्ट्रिंग हीप, ठीक है, जावा की हीप मेमोरी और पूल मेमोरी ये दोनों मिल रहे होंगे। अब स्ट्रिंग हीप और ये क्या होता है, पूल क्या होता है, वो अभी आपको अब समझाते हैं। पहले आप यहाँ पर फोकस करिए दो तरीके पे। तो ये जो पहला तरीका है वो स्ट्रिंग लिटरल से बनाया गया है और दूसरा तरीका है वो न्यू कीवर्ड से बनाया गया है। तो यहाँ पर देखिए स्ट्रिंग S1 हमने बनाया इन्फिलन, स्ट्रिंग S2 हमने बनाया इन्फिलन। तो बेसिकली क्या होता है, जावा हीप और जावा पूल मेमोरी एरियाज है, ठीक है। तो अगर मैं बनाता हूँ स्ट्रिंग S1 और लिटरल की मदद से बना रहा हूँ, लिटरल मतलब कि हमने जो न्यू कीवर्ड का यूज़ नहीं किया है, सिर्फ स्ट्रिंग लिटरल मतलब स्ट्रिंग लिख करके हमने बनाया है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है। तो जब मैं इन्फिलन इससे बना रहा हूँ S1, तो यार क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पर ऐसा एक इन्फिलन नाम का स्ट्रिंग बन गया, ये हमारा S1 है, ठीक है, S1 है। अभी ये वाला लाइन हो गया। अब दूसरी लाइन जब एग्जीक्यूट होगी ना S2, तो उसने इन्फिलन सेम बनाया है, जो उसने लिखा है वो सेम बनाया है। तो यार सेम पॉइंट कर देगा, सेम पॉइंट कर देगा मतलब कि यार मेमोरी में वो एक ही बार बना है, उसी को पॉइंट कर देगा, मतलब कि इसी को वो यूज़ करेगा। तो जब आप करते हैं S1 इज इक्वल्स टू S2 तो वो ट्रू दिखाएगा। अब एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप S1 डॉट इक्वल्स करते हैं ना तो वो तो हमेशा ही ट्रू दिखाएगा, क्योंकि ये तो कंपेयर करेगा कि स्ट्रिंग के अंदर का कंटेंट सेम है या नहीं। वहीं अगर आप डबल इक्वल्स टू का यूज करते हैं तो ये क्या करता है कि ये देखता है कि यार दोनों सेम लोकेशन पे भी है या नहीं। तो अगर दोनों सेम लोकेशन पे है, मतलब कि दोनों के ऑब्जेक्ट्स जो है वो एक ही जगह है, तो ये ट्रू रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हमारा S1 और S2 जो है वो दोनों एक ही जगह पर है, अलग अलग नहीं बने हैं और वो हीप मेमोरी में बने हुए हैं, इसलिए उसने ट्रू रिटर्न करा है। वहीं अगर मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ, स्ट्रिंग S3 इज इक्वल टू न्यू स्ट्रिंग, न्यू कीवर्ड का यूज करके मैं बनाता हूँ, तो एक और इन्फिलन बनेगा, लेकिन इस बार स्ट्रिंग पूल एरिया में बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं करता हूँ S1 और S3 को कंपेयर, तो अब ये फॉल्स रिटर्न करेगा, क्योंकि ये पूल एरिया में बना है न्यू कीवर्ड की मदद से, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड ने पूल एरिया में बनाया और आपका जो लिटरल है वो हीप एरिया में बनाता है। तो एक बेसिक डिफरेंस आपको ये समझना है कि हीप में जो बना होता है उसको सेम मेमोरी मिल जाती है, अगर इन्फिलन बना है तो उसको दूसरी बार बनाओगे तो भी सेम मेमोरी अलोकेट हो जाएगी। और पूल में अगर आप बना रहे हैं, यहाँ पर अगर आप एक और स्ट्रिंग S4 बनाते हैं और उसको भी न्यू की मदद से बनाते हैं, भले ही आप सेम वैल्यू देंगे लेकिन पूल में एक और नया बनेगा, हीप की तरह नहीं कि वो सेम को पॉइंट कर देगा, ठीक है। तो इस तरह से हीप और पूल जो होते हैं ये दो अलग अलग मेमोरी एरियाज है, जिसमें अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग बनाने पर वहाँ अलग अलग तरीके से स्टोर हो रहा होता है, ठीक है। तो न्यू कीवर्ड से स्ट्रिंग बनाना हम ऑलरेडी देख चुके हैं, और स्ट्रिंग्स जो है वो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जावा में, इसलिए हम न्यू कीवर्ड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब एक कोड करके देख लेते हैं यार, हमने जो स्ट्रिंग हीप और स्ट्रिंग पूल पढ़ा है उसमें डिफरेंसेस आपको कोड में अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं स्ट्रिंग S1 बनाता हूँ और उसमें मैं फर्स्ट स्टोर करवा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं स्ट्रिंग S2 बना रहा हूँ और उसमें भी मैं फर्स्ट स्टोर करवा देता हूँ। फिर मैं स्ट्रिंग S3 बनाऊंगा, उसमें मैं सेकंड स्टोर करवा देता हूँ। अब मैं स्ट्रिंग S4 बनाऊंगा और उसमें मैं न्यू करके स्ट्रिंग लिखूंगा, मतलब मैं न्यू कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ और फिर फर्स्ट बना रहा हूँ। उसके बाद मैं स्ट्रिंग S5 बना रहा हूँ और उसमें फिर से न्यू कीवर्ड का यूज कर रहा हूँ मैं, और फिर उसमें मैं लिख रहा हूँ यार सेकंड। और उसके बाद मैं बना रहा हूँ अपनी लास्ट स्ट्रिंग S6 और उसमें मैं लिख रहा हूँ न्यू स्ट्रिंग और फिर से मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट। तो बेसिकली दो आपके मेमोरी एरियाज थे, एक था हीप और एक था आपका पूल, ठीक है। तो जब S1 हुआ ना, S1 का फर्स्ट हुआ तो हीप में एक बन गया फर्स्ट नाम का स्ट्रिंग, ठीक है। अब जैसे ही ये हो गया, उसके बाद जैसे ही S2 आपने क्रिएट करा है तो फिर से फर्स्ट है, तो वो इसी को पॉइंट कर देगा फिर से। फिर आपने S3 बनाया है, तो चूंकि आपने लिटरल का यूज करा है तो वो यहाँ पर आपका सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो ये तीन लाइन आपकी हो गई। उसके बाद जब आप S4 बना रहे हो तो आप यहाँ पर न्यू कीवर्ड का यूज कर रहे हो, तो यहाँ पर वो जो फर्स्ट आपने बनाया वो पूल में बनेगा, पूल मेमोरी में आपका फर्स्ट बनेगा, यहाँ पर उसको हीप मेमोरी से लेना देना नहीं है। उसके बाद जब आप S5 बना रहे हो तो आपने सेकंड नाम जो यूज करा है वो भी आपका पूल में बनेगा, तो यहाँ पर सेकंड बनेगा। अब यहाँ पर एक और आप ट्विस्ट देखिए, यहाँ जो S6 मैंने बनाया है वो न्यू कीवर्ड से बनाया और मैंने सेम चीज यूज करी है जो मैंने S4 में करी थी, जो कि मेरा फर्स्ट है, ठीक है। फर्स्ट लिखा था मैंने, वही यूज करा है। लेकिन यहाँ पर पूल में एक और बार फर्स्ट बनेगा, ठीक है। उसको फर्क नहीं पड़ता कि फिर से पहले से बना हुआ है या नहीं, उसको फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए न्यू कीवर्ड का यूज करके आपका ये दोनों अलग अलग है,
ठीक है। तो अब कंपेयर करके आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से अलग अलग कंपैरिजन में भी आपको दिखेगा इनके मेमोरी एरियाज की मदद से। तो यहाँ अगर मैं करता हूँ एस आउट और मैं सबसे पहले कंपेयर करता हूँ S1 और S2 को, तो S1 और S2 दोनों मेरे हीप में बने थे, ठीक है, इसलिए वो ट्रू है क्योंकि सेम अंदर का कंटेंट है। और वहीं S1 और S3 को करूँगा तो चूंकि वो हीप में बने लेकिन अंदर का कंटेंट अलग था, इसलिए वो फॉल्स है, ठीक है। अब अगर S1 और S4 को करता हूँ तो भले ही मेरा अंदर का कंटेंट सेम है लेकिन फिर भी यार अलग अलग एरियाज हैं उनके। S4 जो है वो नीचे बना हुआ है, ठीक है, पूल में बना हुआ है, इसलिए मेरे को फॉल्स मिला। वहीं अगर मैं कंपेयर करता हूँ S4 और S6 को, तो अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों ही फर्स्ट लिखा हुआ है अंदर और दोनों ही मेरे पूल में बने हुए हैं, लेकिन फिर भी मुझे फॉल्स मिलेगा क्योंकि न्यू कीवर्ड का यूज करके मैं अलग अलग स्ट्रिंग बना रहा हूँ तो वो अलग अलग बनेगी, ठीक है। लिटरल का यूज करके अलग अलग बनाना चाहूँ तो वो सेम बनेगी अगर अंदर का कंटेंट सेम है। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको समझ आ गया होगा दो अलग अलग तरीके से स्ट्रिंग्स बनाने में, हीप और पूल मेमोरी एरिया में, ठीक है। तो इतना ही था, स्ट्रिंग में स्ट्रिंग हमने काफ़ी डीप में पढ़ लिया है, सारे मेथड्स भी हमने देख लिए हैं, ठीक है। तो इतना ही था स्ट्रिंग्स में, और एरेज भी आपको समझ आ चुका है। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, मेथड्स के बारे में बात करते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करिए, कमेंट करिए, कोई भी आपको डाउट होता है। सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा।